बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग छिड़ चुकी है और ये जंग कितने खतरनाक लेवल तक जाएगी आप और हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप देखें, इजराइल ने लिबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया है और घरों को मस्मार करना शुरू कर दिया है। इतनी शदीद बमबारी इन्होंने शुरू कर दी है, इतनी शदीद बमबारी के उधर से ये जो नया इनका आर्मी चीफ आया है, असल में वो पूरी तरह तबाही का प्लान लेकर आया था। नेतन्याहू ने उसको रखा इसलिए था, वो इस बात की परवाह कर ही नहीं रहे कि अवाम सड़कों पर है, यमन से लड़ाई छिड़ गई है, ईरान से हमले का मामला है, फलाना है। वो कह रहे हैं जंग है और इस जंग को अब लेकर चलना है। इन्होंने हिजबुल्लाह को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब हिजबुल्लाह के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता कि वो एग्जैक्टली एक खूनखार जंग इजराइल पर मुसल्लत कर दें, जो जंग असल में पहले उन पर मुसल्लत थी। देखिए, जो पुराना आर्मी चीफ था इजराइल का, उसने, आपको याद होगा, नेतन्याहू को दो बातें कही थी। एक तो उसने कहा था कि लिबनान में हम अपनी फौज ना उतारें, हमें वहाँ पर बड़ा नुकसान होगा, ये विजिबिलिटी ठीक नहीं है। और दूसरा उसने कहा था कि गजा से फौज वापस बुलानी है। उसने काम ये किया कि उसको भी फारिग किया, शिन बैत के डायरेक्टर को भी फारिग किया। और अब वो असल में, देखिए इस बात को समझे, चाहे वो इजराइल का मामला है कोई, हम अक्सर औकात बात करते हैं जी इजराइल के अंदर ये सारे लोग जंग चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये देखें ना कि जंग क्या है, सिनेरियो क्या है। नेतन्याहू जिस तबके से बिलोंग करता है, उनका मानना ये है कि जब तक खूनखार जंग नहीं छिड़ेगी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे मिडल ईस्ट में तबाही बर्बादी नहीं होगी, तब तक जिस निजात दहिंदे का हम इंतजार करें वो नहीं आएगा। अब उसमें जो दूसरे सेक्ट के लोग होते हैं, या मकतबा फिक्र के, या दूसरी सोच रखने वाले होते हैं, वो भी रहे होते हैं कि हम इजराइल में रहे, हम इलाके में रहे, लेकिन वो जंग नहीं चाह रहे होते। अब इजराइल के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम जंग नहीं चाहते, उनका तो पैसा बर्बाद हो रहा है। अब आप बताइए, क्या एयरलाइंस जंग चाह रही हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यमन ने जो ऐलान कर दिया है कि तमाम एयरलाइंस ग्राउंडेड हो जाएं और हम हिट करने जा रहे हैं मिसाइलों से। अगर किसी एयरलाइन को हिट हुआ, किसी मुसाफिर को नुकसान हुआ, हमने यहाँ पर मिसाइल मारा और अगर वो किसी जहाज को लग गया और वहाँ पर मुसाफिर मर गए, कुछ हो गया, हम जिम्मेदार नहीं। हम पहले कह रहे हैं कि आपने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर नहीं आना। और इस सूरत हाल में बात आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए, पहले हमेशा ये था कि इन्होंने वार्निंग जारी की, इस दफ़ा ख़ास तौर पर उन्होंने एयरलाइंस के हवाले से कहा है कि हम हिट करने जा रहे हैं, तो आप बीच में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल मारे। तो अब आप ये समझे कि क्या वो चाहेंगी जंग करना? नहीं। इसी तरह नेतन्याहू उस तबके से ताल्लुक़ रखता है जो जंग चाह रहे हैं। अब वो उसमें नुकसान इनका होता है नहीं होता, वो चढ़ चुके हैं। अब हिजबुल्लाह के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची, उनको हिट करना पड़ेगा। वो लड़ाई करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लिबनान गया हाथ से। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये तब हुआ है, ये 4-5 दिन पहले जो ट्रम्प के साथ मामला तय हुआ, उसके बाद ये जो सिनेरियो बदला है, आप इसको समझें। गजा में बमबारी, उधर से मिस्र ने ऐलान कर दिया कि हम गजा के लोगों को लेने को तैयार है। इसका मतलब है कि जॉर्डन, मिस्र, इन सब ने मिलकर पूरा गेम सेट किया है। पहले ये कह रहा था कि मैं अपनी फौज लेकर आ रहा हूँ, मैं इजराइल से लड़ूंगा। अब जनरल सीसी कह रहा है कि जी ठीक है, हम लेने को तैयार है वक्ती तौर पर। अब वक्ती तौर क्या होता है? अब 20 लाख लोगों को लेंगे, वक्ती तौर क्या होता है? इसका मतलब है कि दो सिनेरियो सामने रखेंगे। बमबारी, शदीद 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 बमबारी ये गजा में करेंगे, जो करनी इन्होंने शुरू कर दी है, और लिबनान के साथ इन्होंने जंग छेड़ दी है। अब इस सूरत हाल में ये एक और भी प्लान बनाकर बैठे हैं कि लिबनान के लोगों को भी कह दें कि यहाँ से निकले। इस वक्त बहुत सारे इलाके खाली होने शुरू हो गए हैं और सबकी नज़रें अब हिजबुल्लाह की जानिब है कि उनका जवाब क्या होगा। उन्होंने जंग करनी है, ये अब रुक नहीं सकती। इन्होंने रमज़ान में जंग छेड़ी है, आप ईद पर तमाशा देखिएगा क्या होता है। और जो स्नैरियो ख़तरनाक हद तक इस वक्त जारी होने वाला है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि रमज़ान में ये जंग छेड़ दी गई है। और जो जंग होगी वो बड़े ही ख़तरनाक लेवल पर जाकर अब यानी पीक पर जाएगी। ख़त्म तो आप भूल ही जाए ना कि दूर दूर तक क्या है। इस वक्त सीन ये हुआ है कि जो नॉर्थ की साइड से किरियात शमूना और दीगर जगहों पर, अब वहाँ के जो मेयर्स हैं, उन्होंने फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमने यहाँ पर बंदों को वापस नहीं लेकर आना, हम इजराइलियों को वापस लाकर बसा रहे थे, इन्होंने जंग छेड़ दी है। ये हमें कह रहे हैं कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, लोगों को वापस लेकर आए, उनको के नॉर्थ पर रहें।
उधर हिजबुल्लाह हमला करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायजा लें तो आप पैटर्न सिर्फ देखिए, पैटर्न को आपने गौर करना है। हौसियों पर, यमन के हौसियों पर, यमन पर जंग छेड़ दी है। अमेरिका अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर 7 तैयारे भेज रहा है। उधर आप देखें कि यूक्रेन वाली जो जंग है उसका मामला मजीद बिगड़ चुका, दोनों हमले करे। कल आप सोचें कितने बड़े पैमाने पर जाकर हमला हुआ है, और रूस ने हमला किया है पहले, यानी इनको पूरी तरह सबक सिखाया, फिर यूक्रेन ने हमला किया, फिर उन्होंने हमला किया, और आज भी ज़ेलेंस्की आगे गया, उसने जाकर ऑर्डर जारी कर दिया कि मारो जो होता है मारो। वो भी कह रहे हैं मारो जो होता है मारो। और उधर से आप देख लें कि यूरोप के अंदर मुकम्मल तौर पर हाईलाइट कर दी गई हैं अपनी फौजें, और उन्होंने तो स्पेशली वार्निंग जारी की है कि लोग तैयारी करें जंग की बड़ी। एक तरफ तो ये मामला है। अब अगला सिनेरियो आप ज़रा देखिए क्या है। अगला सिनेरियो उससे ज़्यादा खतरनाक है। इराक पर ये हमला करने वाले, शाम के अंदर इन्होंने ऑलरेडी जुलानी, अब शाम में जो हालात आप देखेंगे आप भूल जाएंगे। शाम को कई टुकड़ों में तक जुलानी ज़्यादा देर इक़्तिदार में रह नहीं सकता, जुलानी का मामला ख़राब हो जाएगा। उधर अर्दोगान का मामला आप देख रहे, तुर्की के लोग सड़कों पर है, वो इंगेज है। मिस्र को इन्होंने कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो कहते हैं हम तैयार हैं। मिस्र में भी जंग होगी, उसके बाद लिबनान में होगी, गजा में होगी, जॉर्डन में होगी, और ये बढ़ते बढ़ते पूरे वर्ल्ड को ऐसा ऐसा अपनी लपेट में ले लेगी। आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका जब जंग में कूदेगा तो फिर मामला ख़राब होंगे। अब अमेरिका की जानिब से नया आ रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 आ रहे हैं तैयारे, और वो यमन में आकर करने वाले बमबारी, और साथ उन्होंने कहा जी हम ईरान को भी निपटेंगे। इजराइल ने इनको कहा है कि आप खाली ईरान से निपट रहे हैं, आपको रूस याद नहीं आ रहा, रूस इनकी मदद करे। आपको क्या लगता है कि रूस इस वक्त चुप करके बैठेगा? अगर अमेरिका धड़ल्ले से इसराइल के साथ है, धड़ल्ले से वो ईरान के खिलाफ है, तो क्या वो ईरान और यमन की सपोर्ट नहीं करेंगे? जाहिर सी बात करेंगे। और हिजबुल्लाह का मामला, इसराइल ये समझता है कि हमने शाम से इनकी सप्लाई लाइन काट दी है तो इनको ये मिलेगा नहीं। और दूसरी एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसराइल को तो जुलानी और उनके जो फाइटर्स हैं वो उनको हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में उतार देंगे। अल्टीमेटली देखिए, ये दाइश के लोग थे, ये जुलानी जो है वो दाइश का था, तो दाइश ने कभी इसराइल के खिलाफ लड़ाई की है? ये जब इक़्तिदार में आ रहा था तो दुनिया कह रही थी वाह 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 वाह, इवन कि अफगानिस्तान में इनकी सपोर्ट थी। देखें अब क्या होता है, गजा में जाएंगे, अगले अपना इलाका नहीं खाली करवा सके उनसे शाम का, उन्होंने क्या खाक लड़ने के लिए जाना है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो बिल्कुल ये जंग छिड़ चुकी है। अब सिनेरियो ये है कि ईरान यहाँ पर क्या करेगा, और इसमें एक बात आप ज़हन में रख लें, अब अमेरिका को टास्क दिया है इजराइल ने, बड़ा अजीबोगरीब, उसको कहा है कि तुम करो टैकल ईरान को और तुम यमन को टैकल करो, मैं इधर बमबारी करना शुरू कर दूं। अफसोस एक बंदे के ऊपर है जिसने अमेरिका के करोड़ों वोटर्स का जनाजा निकाला, उनको धोखा दिया, और वो ट्रंप है। गलत मौके पर ट्रंप ने ये काम किया है और इतना बड़ा धोखा दिया है कि उसने कहा था मैं गजा जंग बंद करूंगा। लेबनान जंग भी छिड़ गई है, गजा जंग भी छिड़ गई है, यमन की जंग भी छिड़ गई है, ईरान पर हमले की तैयारियां हैं, और इसके अलावा इराक पर भी हमले की तैयारियां हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि ट्रंप आया इक़्तिदार में, उसने आकर कहा मैं शाम से निकल रहा हूँ, फिर उसने आकर कहा कि हम मिडिल ईस्ट से निकल रहे हैं, फिर उसने अचानक ऐसा क्या हुआ है जो समझ ना आने वाली सूरत हाल है कि बैक एंड पर देखिए, वो ट्रंप देखें जो इजराइल के खिलाफ ट्वीट करता फिर रहा था कि इजराइल हमें बेवकूफ़ बना रहे ईरान के मामले पर। क्या ऐसा राज है कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की वो 25-30 साल पुरानी पॉलिसी 2 दिन में ख़त्म हो गई? यानी एक तो चले आप अपनी स्पीचेस में ये बात करें, आप अपने कैंपेन में बात करें, आप आकर करें, आने के बाद भी जंग बंद करना, नेतन्याहू के खिलाफ स्टेटमेंट देना, उसको धमकियां देना, उसका नुमाइंदा जाकर, इवन क्या इमेजिन करें कि ट्रंप का नुमाइंदा जब ये बात कहता है कि हमास के लोग अच्छे हैं, उनसे बातचीत हो सकती है, हम इजराइल के लिए काम नहीं करते। आप बताएं ना, ऐसी स्टेटमेंट देने के बाद 3-4 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि आपने यमन पर हमले शुरू कर दिए, उन पर बमबारी शुरू कर दी है, फलाना कर दिया, और अब आप एक बड़ी जंग के लिए जा रहे हैं। तो अभी सूरत हाल में एक बात तय है कि ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकने वाली, ये गली कूचों में दाखिल होगी, और इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि आप और हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब देखिए, उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, अब लेबनान उन्हें हासिल करना है। देखिए, पहला उनका जो वार था, अटेम्प्ट थी, वो फेल हो गई थी, फौजें वापस बुलाना पड़ी। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर रूस को इस जंग के अंदर कूदना है तो डेफिनेटली बात है
रूस को अब जाहिर सी बात है लेबनान की मदद करना पड़ेगी, हमास की, फिर उसके बाद यमन की, फिर ये मुकाबला हो सकता है। अदरवाइज एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर इनकी सपोर्ट गई तो फिर उसके बाद ईरान है, ईरान की गई तो रूस अपनी जंग में जो आज बड़ी कामयाबियां उसने हासिल की है यूक्रेन की, वो ईरान के हथियार और ड्रोन्स और उसकी टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर भी है। रूस ने भी प्रोवाइड किया बहुत सारी टेक्नोलॉजी ईरान को, लेकिन उनके ड्रोन्स मिसाइल अगर 24/7 फैक्ट्री में काम ना कर रहे होते तो आज यूक्रेन उनकी ईंट से ईंट बजा देता, क्योंकि यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप और अमेरिका खड़ा हुआ था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।